चैनल दैट इज क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। आपको इस चैनल पर 11th और 12th क्लास के इजी से इजी नोट्स मिलते हैं जिनको आप एग्जाम में लिख कर अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस किया था, जिसमें हमने किए थे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, जिसमें सीरीज रेजोनेंस सर्किट था और दूसरा हमारा पैरेलल रेजोनेंस सर्किट था। ये हम सब कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो आज हम करेंगे दैट इज द क्यू फैक्टर ऑफ रेजोनेंस सर्किट, यानी हमारी बुक्स में इसकी सेकंड डेफिनेशन भी लिखी होती है, वो हमारी क्या होती है, दैट इज शार्पनेस ऑफ ए क्यू फैक्टर। वो भी हम करेंगे, जो हमारी सेकंड डेफिनेशन होती है ना, शार्पनेस ऑफ ए क्यू फैक्टर, वो भी करेंगे। देखो, सबसे पहले हमारा जो क्यू फैक्टर है, जिसको हम क्वालिटी फैक्टर भी बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर, क्यू का मतलब होता है क्वालिटी। अब देखो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है। The Q factor of series resonance circuit is defined as the ratio of voltage developed across the inductance L। यानी हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज जो हमारी डेवलप्ड होती है अक्रॉस L के और अक्रॉस C के, यानी कैपेसिटेंस के, at resonance to the impressed voltage which is voltage applied across R। देखो, इसका जो हमारा फॉर्मूला होता है Q फैक्टर का, वो हमारा देखो ये होता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस और टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस। ये हमारा क्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है। पहले हम इसको डिराइव करने से पहले, जो हमारा क्यू फैक्टर होता है ना, उसका फॉर्मूला डिराइव करने से पहले हम क्या करेंगे, ये हम थ्योरी लिखेंगे। ठीक है, फिर हम इसका यूज करके उसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, जो हमारा क्वालिटी फैक्टर होता है ना, और जो हमारा उससे जो सेकंड जो डेफिनेशन होगी दैट इज द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, है ना, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वो भी हम करेंगे। तो वो आप करें। अब देखो यहाँ पे हम थ्योरी लिखने के बाद यहाँ तक करेंगे, इसके आगे देखो कैसे करेंगे हम। ये पहले हम थ्योरी लिखेंगे, ये हम फॉर्मूला लिखेंगे, उससे आगे कैसे सोल्व करेंगे। देखो, इसको अब रिमूव कर दे, देखो इस ऊपर वाले को रिमूव कर देते, क्योंकि ये थ्योरी थी ना, नीचे वाला तो फॉर्मूला हमें एज इट इज रखना होगा। ठीक है, तो देखो इस थ्योरी को रिमूव करके अब हम क्या करेंगे। देखो, ये होगा वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस अप्लाइड वोल्टेज अक्रॉस आर। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो हमें पता है कि हमारा वोल्टेज अक्रॉस एल, हमें पता है कि हम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वोल्टेज अक्रॉस। अब देखो वोल्टेज अक्रॉस के हमारा जो फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये आया I इंटू आर, लेकिन इंडक्टेंस के अक्रॉस हमें पता है रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, दैट इज XL। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कि इंडक्टेंस के अक्रॉस हमारा जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज XL। ठीक है, वो हमारा XL होता है। और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ की I इंटू आर होता है, अकॉर्डिंग ये जो अप्लाइड वोल्टेज हो गया, ये एज इट इज आ जाएगा ना, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब देखो, अब सी का भी करेंगे। पहले हम इंडक्टेंस का केस लेकर चलते हैं, कैपेसिटेंस का भी सेम ऐसे ही होगा। पहले हम इंडक्टेंस का करते हैं। देखो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हमें पता है I इंटू आर, V इज इक्वल टू I इंटू आर, और इंडक्टेंस के केस में रेजिस्टेंस हमारा XL होता है। इसको हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला था ना, ये हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये हमारा वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया। अब ये सारा फॉर्मूला लिखिए पहले। अब देखो, पहले हम L वाले में रखते हैं। अब देखो हमारा Q इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस L, यानी I इंटू XL। इसको हम ओमेगा L लिख दें, ओमेगा L भी तो था ना हमारा, ओमेगा इंटू L, है ना, ये था ना हमारा, और ये हमारा था दैट इज I इंटू R, है ना, ये था ना हमारा ओमेगा L, और यहाँ पे I इंटू R। क्लियर हुआ है यहाँ से। देखो ओमेगा इंटू L ऐसे था ना ये। ठीक है, अब देखो, अब हमें पता है कि I इंटू ओमेगा L हमारा क्या होता है, दैट इज 2 पाई म्यू L, है ना, और ये आ जाएगा I इंटू R। अब देखो इससे हमारा I से I कैंसिल, वैसे अब तक ओमेगा को ऐसे ही रखे, बाद में सोल्व करेंगे इसको। तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास दैट इज ओमेगा L बाई R बना। क्लियर। देखो पहले हम इंडक्टेंस का केस लेके चल रहे हैं, हमने क्या किया, देखो शुरू से बताते हैं। पहले वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस में देखा, हमें पता है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस में क्या होती है, दैट इज I इंटू आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। इंडक्टेंस के केस में रेजिस्टेंस हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस की जगह पे XL लिखा है। यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस R, तो यहाँ पे इसलिए मैंने I इंटू आर लिखा है। क्लियर हुआ। उसके बाद ये सारी वैल्यूज इसमें रख दी है अक्रॉस इंडक्टेंस L में, तो I इंटू ओमेगा L हो जाएगा और I इंटू आर हो जाएगा, ओमेगा L बाई। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो इसे आगे करते हैं, ये हो गया ओमेगा L इंटू L, तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो दैट इज ओमेगा L बाई R।
क्या आ जाएगा यहाँ से ओमेगा एल क्या होता है, दैट इज 2 पाई म्यू एल, और यहाँ से आर आ जाएगा, है ना, ये रेजिस्टेंस आर आ जाएगा। अब देखो प्रीवियस लेक्चर्स में हम कर चुके हैं कि हमारे जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है म्यू, ये हमारी क्या होती है, दैट इज 1/2 पाई अंडर रूट एल सी। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं, ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है। सीरीज रेजोनेंस के केस में हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैक्सिमम करंट होता है, पैरेलल रेजोनेंस के केस में हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर मिनिमम करंट होता है। तो ये हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है। तो इस पे हम लिखते हैं, अब इसमें फॉर्मूला लिख दें, म्यू का रख दें वैल्यू, दैट इज आर लिख दें 2 पाई अंडर रूट एल सी, और ये आ जाएगा एल। अब देखो 2 पाई से हमारा 2 पाई कैंसिल, देखो क्या बचा, एल बाय आर और अंडर रूट एल सी। अब देखो जो ये हमारा अंडर रूट एल है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, चाहे अगर मान लिया हमारे पास x है तो इस x को तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जो ये हमारा x है ना, इसको हम अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम इसी तरीके से लिख दे, देखो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा आर अंडर रूट एल सी। क्लियर हुआ यहाँ से? अब देखो अब हम इन दोनों को स्क्वायर रूट में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्क्वायर रूट में लिखे, यहाँ से ये चीज रिमूव कर दें, देखो यहाँ तक हो गया, क्योंकि इसके आगे वाला केस हम यहाँ से शुरू करेंगे ना। देखो अब क्या हो जाएगा इससे आगे, देखो हमने क्या लिखा है, क्यू फैक्टर हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा, दैट इज अंडर रूट एल स्क्वायर बाय क्या आया है, आर अंडर रूट एल सी। यानी अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/r अंडर रूट पूरा ये, और एक एल से एक हम ऐसे लिख सकते हैं ना, एल स्क्वायर बाय एल सी, क्योंकि दोनों में रूट है, अभी नहीं काटेंगे इसको, बाद में करेंगे। तो हमारे पास एक एल से हमारा एक एल कैंसिल, यानी 1/r अंडर रूट एल बाय सी। यानी हमारे पास जो क्वालिटी फैक्टर आया है ना, वो क्या है, देखो हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला आया है वो आया है 1/r, जो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का 1/r अंडर रूट एल बाय सी। अब देखो जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में जो ग्राफ बताया था ना, मैंने ये ग्राफ बताया था, जो हमारे पास देखो इस तरीके से मैक्सिमम आया था सीरीज रेजोनेंस के केस में, ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में किया था हमने। सीरीज रेजोनेंस के केस में हमारे पास एक ग्राफ आया था, मैंने बताया था कि ये आगे आएगा जब उस ग्राफ को अच्छे से क्लियर करेंगे। अब वो ग्राफ क्या था, कैसे था कि जब हमारे पास Q की वैल्यू, जो हमारा रेजोनेंस है या फिर क्वालिटी फैक्टर है, जब आपस में, क्योंकि हमने यहाँ से देखा कि Q फैक्टर से कि इन दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशन होता है ना। अगर हमारा Q डिक्रीज हुआ तो हमारा रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, अगर हमारा रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो हमारा क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। यहाँ से एक दूसरे के ऊपर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन में आए, यानी हमारे पास क्वालिटी फैक्टर का क्या फाइनल फॉर्मूला बना, दैट इज 1/r अंडर रूट एल बाय सी। इसके बेस पे न्यूमेरिकल पे पूछा जा सकता है, क्वालिटी फैक्टर दे करके रेजिस्टेंस पूछ सकते हैं, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस की वैल्यू पूछ सकते हैं। सेम इसी तरीके से कैपेसिटेंस के केस में होगा, क्योंकि ऊपर इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस था ना। अब देखो कैपेसिटेंस वाला केस करते हैं, इसको रिमूव करते, सेम यही रिजल्ट आएगा, लेकिन वैसे करके दिखा देते हैं। देखो सेम यही रिजल्ट आना कैपेसिटेंस के केस में भी। देखो कैपेसिटेंस का केस हमारे पास हमें पता है कि I into R, और कैपेसिटेंस के केस में R केस करेंगे तो हमें पता है कि 1/ωc, 1 into ωc। अब हमें पता है कि V is equal to I into R होगा, है ना। अब देखो अकॉर्डिंग टू Q फैक्टर, जो क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला आया था वो हमारा क्या था, दैट इज जो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस। अब अक्रॉस इंडक्टेंस वाला केस हम कर चुके, कैपेसिटेंस वाला करेंगे। देखो कैपेसिटेंस वाला केस करेंगे तो यहाँ से 1/1 into ωc है ना, 1 into ωc नहीं होता, हमारे पास इसका जो फॉर्मूला होता है I, और रेजिस्टेंस की जगह पे हमें पता है 1/ωc ही आता है, कभी भी ωc नहीं आता। कैपेसिटेंस के केस में 1/ωc आता है। देखो हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। इसके कारण हमारा जो कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रहा था, याद आया, तो वहां से लिया है, ठीक है। तो देखो I into 1/ωc और I into R। अब देखो इस I से I हम कैंसिल करते हैं, तो हमारे पास क्या आया, 1/ωc into R, ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वालिटी फैक्टर क्या बनेगा, 1/ωc की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई म्यू,
और इंटू आर। म्यू की जगह पे हमें पता है क्या होता है, दैट इज 1/2 पाई। अब इसकी जगह पे 1/2 पाई अंडर रूट एल सी, अब ये 2 पाई अंडर रूट एल सी ये हमारा ऊपर नहीं चला जाएगा, है ना, और ये रेजिस्टेंस हमारा नीचे रह जाएगा, है ना, क्योंकि ये 1 बाई आता तो ये ऊपर चला गया। अब देखो यहाँ से हम इसको कैंसिल करते, क्लियर हुआ, ये हमारे पास ओमेगा सी था ना, ये वाला ओमेगा सी। अब देखो यहाँ से आर सी भी तो नीचे रह जाएगा ना, है ना, आर सी नीचे रहा। अब देखो हमारे पास क्या बनेगा, ये अंडर रूट एल बाय एल सी और ये हमारे पास आर सी। अब देखो हमारे पास ये तो हाफ है, ठीक है, और ये हमारे पास पूरी वैल्यू है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज 1/r अंडर रूट एल बाय सी, क्योंकि हमें पता है हमारा रिजल्ट ये आना है। कैलकुलेशन करने से ज्यादा टाइम वो होगा, इसीलिए हमें पता है, क्योंकि इंडक्टेंस वाला हम निकाल चुके हैं इजीली, तो वहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से हम अपना डायरेक्ट रिजल्ट जो है लिख सकते हैं ना, अंडर रूट एल बाय आर आएगा ना, सी तो हमारा कैंसिल ही हो जाएगा, तो 1/r अंडर रूट एल बाय सी, है ना, ये आ जाएगा। यहाँ से फिर से देखो हमारे पास वही रिजल्ट आया, क्यू फैक्टर हमारा 1/r, यानी इनके बीच में फिर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आया, यानी हमारा क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो हमारा क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज होगा। क्लियर हुआ यहाँ से। अब देखो अब हम करेंगे जो हमारी सेकंड डेफिनेशन आती है ना, इसमें शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, वो करते हैं। वो देखो कैसे आते हैं, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ग्राफ किया था ना, अब उस ग्राफ को लेकर के वहां से हमारे जो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है ना वो क्लियर करेंगे। देखो मैं ये बताया था हमने प्रीवियस लेक्चर्स में, यहाँ पे लिख देते शार्पनेस ऑफ, हम बाद में बता देंगे, ठीक है, क्योंकि वहां से उसकी पूरी डेफिनेशन लिख देंगे। अब देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, हम देखो प्रीवियस लेक्चर्स में ये किया था हमने, देखो हमारा जो आया था ग्राफ कुछ इसी तरीके से आया था हमारा, यानी ये वाली थी हमारी ओमेगा इंटू आर, यानी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये वाली थी हमारी ओमेगा 1 और ये वाली थी हमारी ओमेगा 2। इस डायरेक्शन में हमारा ओमेगा था और इस डायरेक्शन में हमारा करंट था आई नोट, ये हमारा मैक्सिमम करंट आया था ना, ये हमारा ग्राफ था। अब इस ग्राफ की हेल्प से अब हम देखेंगे कि हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होती है। हमारा क्वालिटी फैक्टर की डेफिनेशन तो हम कर चुके, अब आता है हमारा शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होता है। देखो अब हम इस ओमेगा 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इस ओमेगा 1 को क्या मान लें, इनके बीच में डेल ओमेगा का डिफरेंस है, मान लेते हैं डेल ओमेगा का, तो हम इस ओमेगा 1 को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा आर माइनस का डेल ओमेगा, ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल ओमेगा आर प्लस डेल ओमेगा, ये मान लिए इक्वेशन फर्स्ट, ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या लिखेंगे, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जिसको हम बैंड विड्थ बोलते हैं। कई बार हमारे पास इसकी बैंड विड्थ की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है। बैंड विड्थ हमारी क्या होती है, डिफरेंस बिटवीन दी ओमेगा 2 एंड ओमेगा 1, वेयर ओमेगा 1 इज द फ्रीक्वेंसी दैट इज मैक्सिमम, देखो ये वाला सॉरी मिनिमम है ना, ये यहाँ पे मैक्सिमम तो हमारा यहाँ पे आएगा, तो इनके बीच का जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से जो अनदर फ्रीक्वेंसी होती है, omega 1 is the frequency which is less than the resonance frequency and omega 2 is the frequency which is greater than the resonance frequency, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो omega 2 माइनस का omega 1 इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हमारे पास अब डिफरेंस देखो, omega 2 हमारे पास क्या है, omega r प्लस डेल ओमेगा, और माइनस omega 1 हमारा क्या आ जाएगा, ओमेगा, ये माइनस की वजह से यहाँ पे डेल ओमेगा हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाला कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 2 डेल ओमेगा। ये हमारे पास बैंड विड्थ आई है। अब हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की डेफिनेशन हमें क्या कहती है, द जो हमारा रेशियो होता है, किन किन का रेशियो है, ऑफ दी जो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगी दैट इज ओमेगा आर टू दी बैंड विड्थ, ये हमारी बैंड विड्थ है 2 डेल ओमेगा, ठीक है। तो हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और जो क्वालिटी फैक्टर है, वैसे तो बुक्स में एक ही उसी में पैराग्राफ में लिखे होते हैं, लेकिन इनकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। जो हमारी क्वालिटी फैक्टर थी वो तो हमें पता है वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस थी टू द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस रेजिस्टेंस, लेकिन हमारे पास जो ये आएगी ना शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, इसकी डेफिनेशन हमें क्या कहती है, इट इज द रेशियो ऑफ द एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। अब देखो इसको लिख देते हैं, इसको रिमूव कर दे,
ठीक है, अब देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस क्या होती है। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, देखो इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंस angular frequency to the bandwidth of the circuit। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन होती है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की। और इसको हम कैसे लिखते हैं, दैट इज, वैसे तो डिनोट तो हम क्यू से करेंगे, लेकिन इसका क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज ओमेगा आर बाय, हमारे पास ये कितनी आई थी, दैट इज 2 डेल ओमेगा। ठीक है, देखो ये होती है हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, दैट इज ओमेगा आर बाय 2 डेल ओमेगा। ये हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस है। वैसे इसको हम डिनोट हम क्वालिटी फैक्टर से क्यू से डिनोट करते हैं। तो हमारे पास शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की जो डेफिनेशन होगी, जो फॉर्मूला होगा, दैट इज रेजोनेंस ऑफ द एंगुलर फ्रीक्वेंसी टू द बैंडविड्थ ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पे ओमेगा आर बाय 2 डेल। क्लियर, तो ये हमारी डेफिनेशन थी रेजोनेंस ऑफ, जो हमारी शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस की। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे पावर एसोसिएटेड विद रेजिस्टेंस ओनली सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस में हमारे पास पावर होगी। ठीक है, तो वो सब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।